हैवानियत की सारी हदें पार। दिल्ली के वेलकम इलाके में 350 रुपए के लिए किशोर का गला दबाया, फिर चाकू से ताबड़तोड़ 60 से ज्यादा वार किए। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। राजौरी एनकाउंटर में मारा गया पाकिस्तानी आतंकी लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर था। 26 घंटे से जारी है मुठभेड़, कल 4 जवान हुए थे शहीद। उत्तरकाशी टनल में ड्रिलिंग 1.8 मीटर के बाद रुकी। 41 मजदूरों को बाहर आने में 14 से 16 घंटे लगेंगे। 18 मीटर की खुदाई बाकी। देश भर में निर्माणाधीन सभी 29 सुरंगों की समीक्षा होगी। सुरक्षा की समीक्षा होगी। सिलकारा टनल हादसे के बाद रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का फैसला, 7 दिन में आएगी रिपोर्ट। जालंधर में नेशनल हाईवे के बाद रेलवे ट्रैक भी जाम, किसानों को नहीं रोक पाई पुलिस। शताब्दी फगवाड़ा में रोकी गई 80 ट्रेनें प्रभावित। और हिमाचल में 26 नवंबर से बारिश बर्फबारी, तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड। केलांग धर्मशाला में पारा 13 डिग्री के पार। रोहतांग दर्रा टूरिस्टों के लिए खुला। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तरकाशी से टनल हादसे से जुड़ी अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तरकाशी में ही रात्रि प्रवास करेंगे सीएम। आपको बता दें, सीएम ने अपना मिनी सचिवालय भी वहां स्थापित किया है। सचिवालय से रोजमर्रा के कामों में कोई बाधा न पड़े, इसलिए फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की भी मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही सचिवालय से जुड़े काम भी करेंगे। अपना मिनी सचिवालय मुख्यमंत्री ने हादसा स्थल पर ही बना रखा है। मॉनिटरिंग करेंगे। आपको बता दें, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम धामी। इगास पर्व में सीएम पुष्कर सिंह धामी नहीं हुए हैं शामिल। तो मुख्यमंत्री आवास सादगी से गौ पूजन करके ये पर्व मनाया गया। 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की धामी खुद कमान संभाल रहे हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं और मौके पर मौजूद हैं। तो 41 मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान अपने हाथों में ली है मुख्यमंत्री धामी ने। तो मुख्यमंत्री धामी घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आपको बता दें, रेस्क्यू कार्यों में प्रगति की रिपोर्ट लगातार धामी देख रहे हैं और अपना मिनी सचिवालय जिसमें रोजमर्रा के कार्य होते हैं, अपना मिनी सचिवालय मुख्यमंत्री ने घटना स्थल पर ही बना रखा है। हमारे संवाददाता अंकित काला घटना स्थल से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, अगर बात की जाए अब रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रगति की अगर बात की जाए तो कहां तक ये पहुंचा है और अब आगे कितना और समय लगने की संभावना जताई जा रही है? क्या अहम अपडेट है? देखिए मनोज, लगातार जो टनल में फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर निकालने की कोशिशें लगातार जारी है। आज 12वां दिन है और 12वें दिन भी हम मजदूरों को अभी तक नहीं निकाल पाए हैं, लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है मनोज कि बहुत जल्द ही ये 41 जो मजदूर फंसे हुए हैं टनल में वो बहुत जल्द ही बाहर आ सकते हैं। संभावना आज की थी कि आज जो टनल में फंसे मजदूर हैं उनको हम निकालेंगे, लेकिन जिस तरीके से ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था उसमें बार बार अवरुद्ध पैदा हो रहा था। इसको देखते हुए हेलीकॉप्टर के माध्यम से दिल्ली से एक विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई है। इस टीम की जो सुझाव दिए जा रहे हैं उसके आधार पर फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसी जानकारी कि करीब हम 50 मीटर के करीबन में हमने ड्रिलिंग कर ली है और अब 6 से 7 मीटर की दूरी और रह गई है जहां पर कि मजदूर जो है वो फंसे हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्द ही हमें एक अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जो आज उम्मीदें थी, आज की उम्मीदें कहीं ना कहीं फिलहाल थमती हुई नजर आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि जो नया सवेरा होगा नई उमंग और ऊर्जा के साथ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन होगा और जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कल सुबह या दोपहर के समय तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो सकता है। अंकित, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिस तरीके से अंतिम पड़ाव में रेस्क्यू जरूर चल रहा है, बताया जा रहा है लगभग 1.8 या लगभग 2 मीटर हम मजदूरों से के करीब रह गया है पहुंचने में हमें। इसके अलावा खुदाई की भी बात की जा रही है, तो ये खुदाई कहां हो रही है और जो ड्रिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग तो जरूर 2 मीटर बताया जा रहा है, अभी हम दूरी पर हैं, और इसमें बाधा कहां पर आ रही है जो लगातार टाइमिंग भी बढ़ती जा रही है?
देखिए मनोज, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जो हम टनल के भीतर से जो ड्रिलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर हादसे के दौरान जो है कई जो लोहे और जो मशीनें थी वो भी इस समय इस हादसे में, इस मलबे में दबी हुई है। अब जैसी यहाँ से ड्रिलिंग की जा रही है तो कुछ ना कुछ अवरोध जो है वो पैदा हो रहा है। आज मजदूर बाहर निकल जाते, यदि अगर वो जो लोहे और जो इस तरह की चीज़ें हैं अगर वो ना इस समय अवरुद्ध पैदा करती तो संभवतः आज ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाता। लेकिन इसकी वजह से जो हमारी ऑगर मशीन है उसको काफ़ी दिक्कत हो रही है ड्रिलिंग के दौरान। अब सरकार इसमें 4 से 5 पहलू पर काम कर रही है। जिस भी पहलू पे जल्दी सफलता मिल जाएगी उसको हम आगे की तरफ से कोशिश उसमें हम गतिमान रहेंगे। इस तरीके की बातें सरकार कह रही है। अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो पूरा हमारा जो ध्यान है वो ऑगर मशीन से इन श्रमिकों को निकालने की कोशिशें की जा रही है। फिलहाल ऐसी जानकारी कि बहुत ही कम दूरी जो है वो मजदूरों के तक पहुंचने की रह गई है और मजदूरों को अब वो चीज़ें महसूस होने लगी है, जो चीज़ें जो उनको बचाने की कवायद चल रही है, जो मशीनें चल रही है, वो सारी चीज़ें अब उन्हें महसूस होने लगी है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा मनोज तो बहुत जल्द ही ये सारी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सकती है। और 12 तारीख की ये घटना है, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की उन मजदूरों की मनोदशा होगी जो पिछले 12 दिनों से वहाँ पे फंसे हैं और कल उनको 13 दिन हो जाएंगे। तो 13 दिनों के इस कठिन निश्चित रूप से अंकित, अगर हम बात करें इसके तकनीकी पहलू की, अगर हमारे दर्शकों के मन में तमाम उत्सुकता भी होगी कि अगर जब ये पाइप जो 80 सेंटीमीटर के डाया का ये पाइप अंदर पहुंचेगा तो मजदूर कैसे निकलेंगे। तमाम मजदूर ऐसी भी स्थिति में होंगे जो काफ़ी इतने दिनों में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में होंगे, मानसिक स्थिति भी कमज़ोर होगी और शारीरिक स्थिति भी, तो कैसे निकलेंगे। तो ये तकनीकी पहलू हम आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे पाइप अंदर जाएगा 80 सेंटीमीटर डाया का पाइप, उसके बाद किस तरीके से मजदूरों को लाया जाएगा, क्या एनडीआरएफ की टीम पहले जाएगी। बताया जा रहा है कि स्ट्रेचर भी पाइप के माध्यम से, इस तरीके का स्ट्रेचर डिजाइन किया गया है कि पाइप जो लोग आने की स्थिति में नहीं होंगे उनको स्ट्रेचर के माध्यम से पाइप से निकाला जाएगा। बिल्कुल मनोज, आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। देखिए सरकार ने इसी सब चीज़ों की इस समय तैयारी कर रही है। जहाँ पे ये सुरंग है सिलक्यारा में, वहाँ के नज़दीक में ही पहले एक अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया है। यानी कि जैसे ही वो मजदूर निकलेंगे उनको सबसे पहले प्राथमिक उपचार वहीं पर ही तत्काल दिया जाएगा। उसके बाद तमाम मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण होंगे। स्वास्थ्य परीक्षण में डॉक्टर जो भी दिशा निर्देश देंगे उसके हिसाब से फिर उनको जो चिन्याली सॉल्ट लाया जाएगा। अब ये चिन्याली सॉल्ट जो सिलक्यारा टनल जहां पे हादसा हुआ है उससे करीबन उसकी 30 किलोमीटर की, माफ कीजिएगा, ये दूरी है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सॉल्ट में सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको बुलाया गया है। देहरादून, टिहरी और तमाम जो अन्य जनपदों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन सभी को बुलाया गया है। अब इसमें सरकार ये देख रही है कि 41 जो मजदूर हैं सबकी जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, जो स्वास्थ्य की जानकारी है, जो रिपोर्ट आएगी वो सब अलग अलग आएगी। तो पहले टनल के पास ही उनको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। इसके बाद 41 जो एम्बुलेंस है मनोज, वो भी यहाँ पर घटनास्थल पर तैनात की गई है। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार कितना गंभीर है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के। और इसकी जो मॉक ड्रिल है मनोज वो भी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जब सिलक्यारा टनल में पहुंचे थे तो उन्होंने मजदूरों से सीधा बातचीत करी थी। क्योंकि एक कैमरा वहां पर भेजा गया है तो इसके माध्यम से सब चीजें क्लियर हो पा रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरा देश राहत की सांस महसूस कर रहा है कि हमारे जो 41 श्रमिक फंसे हुए थे वो सुरक्षित हैं। इसमें सरकार फिलहाल मजदूरों तक खाना पहुंचा रही है, उनको फल फ्रूट दिए जा रहे हैं। पहले ड्राई फ्रूट तक ही हम सीमित थे, तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इन सभी मजदूरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। खिचड़ी उनको भेजी जा रही है। आज भी उनको दाल रोटी जो है वो भेजी गई है, सब्जी भेजी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मजदूर इस तरीके से भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो फिलहाल ठीक ठाक है, मोटा माटी। लेकिन सरकार ने फिर भी प्राथमिक तौर पर जैसे ही टनल से बाहर निकलेंगे तो वैसे ही इनको प्राथमिक उपचार सिलक्यारा में दिया जाएगा। और इसके 30 किलोमीटर के बाद चिन्याली सॉल्ट में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जहां पर कि 45 बेड पहले से ही रिजर्व रखे गए हैं। यहां पर भी अगर दिक्कत आती है तो इसके बाद फिर इन्हें बाय ईयर
ऋषिकेश एम्स में लाया जाएगा, वो आगे की कंडीशन है। तो ये सारी चीजें सरकार की तरफ से की गई है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर आप इस कार्य की गंभीरता को देखेंगे मनोज, तो आज मुख्यमंत्री ने इगास का पर्व भी इस कार्यक्रम को स्थगित किया है। इगास का पर्व उत्तराखंड में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, उत्तराखंड का लोक पर्व है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास काटा था, तो हमें 11 दिनों के बाद ये दिवाली की सूचना मिली थी, इसलिए हम 11 दिन के बाद इगास का पर्व मनाते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर्व को न मनाते हुए स्थायी जो अपना कैंप कार्यालय है वो उत्तरकाशी में शिफ्ट करते हैं और यहीं पे रह करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो वो भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अभी तक उन्होंने 3 से 4 बार की फोन पर बातचीत की जा चुकी है। आज केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आए थे, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वहां पर थे, पूरा शासन प्रशासन का अमली जामा वहां पर है। तो कहीं ना कहीं सरकार अपनी ओर से युद्ध स्तर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रही है और बहुत जल्द ही मनोज ये माना जा सकता है कि सब कुछ ठीक रहने पर जो नई सुबह होगी, इस नई सुबह में हम 41 इन मजदूरों को भी देख पाएंगे। और ये मजदूर जब निकलेंगे तो निश्चित ही पूरे प्रदेश भर में इगास का पर्व भी मनाया जाएगा और जो दिवाली का जो पर्व है उसका भी कहीं ना कहीं एक खुशी जो है वो देखने को मिलेगी। हाँ, निश्चित रूप से अंकित, आपने तमाम अहम अपडेट से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। आप ग्राउंड जीरो पर हैं। तमाम प्राकृतिक कुदरती तमाम इस तरीके की वहाँ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो तमाम अवरोध पैदा कर रही हैं। सर्दी भी काफ़ी है, ऐसी स्थिति में आप वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। पल पल की आप अपडेट हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तरकाशी से ये अहम अपडेट हमारे संवाददाता अंकित काला दे रहे थे, जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सीएम ने अपना मिनी सचिवालय बताया जा रहा है वहीं बनाया है और पल पल की अपडेट सीएम ले रहे हैं। रेस्क्यू की प्रगति की लगातार जांच कर रहे हैं। सचिवालय से रोजमर्रा के काम जो होते हैं वो बाधित न हो, इसलिए वहां मिनी सचिवालय बनाया हुआ है और पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री वहां ले रहे हैं। लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। और रेस्क्यू टीम की अगर बात की जाए, रेस्क्यू की बात की जाए तो रेस्क्यू टीम लगातार प्रयास कर रही है कि मजदूरों को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके, लेकिन तकनीकी तमाम समस्याएं सामने आती हैं जिससे कोई जल्दबाजी भी नहीं करना चाह रहे हैं। देश की बात में अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। कांकेर से अहम खबर सामने आ रही है। ग्रामीणों ने पकड़ी है सरकारी राशन की कालाबाजारी। पिकअप लदे 10 क्विंटल चावल सहित 3 को पकड़ा है। दुकान संचालक पर लगाया है कालाबाजारी का आरोप। ग्रामीणों ने कन्हारपुरी चौक में जमकर हंगामा किया है। पुलिस ने पिकअप समेत आरोपियों को हिरासत में लिया है। पूछताछ करके मामले की पड़ताल में जुटी है पुलिस। कांकेर कोतवाली के ग्राम कन्हारपुरी का मामला। ग्रामीणों ने पकड़ी है राशन की कालाबाजारी। सरकारी राशन की कालाबाजारी ग्रामीणों के द्वारा पकड़ी गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने पकड़ी है सरकारी राशन की कालाबाजारी। तो ग्रामीणों ने सरकारी राशन की कालाबाजारी पकड़ी है। कांकेर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पिकअप लदे वाहन को ग्रामीणों ने पकड़ा है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। कोरबा जिला के कटघोरा थाना इलाके के राम गांव में ही उस वक्त कोहराम मच गया जब एक ही घर के 2 मासूम बच्चे तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 13 वर्ष बताई गई है। हालांकि काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को गोताखोरों ने तालाब से बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विगत दिवस को कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बच्चे अचानक खेलते खेलते यहाँ पे आ गए थे और नहाने की इच्छा रख रहे थे, इसकी जानकारी मिली हुई है। दोनों डूबने के कारण मौत हुई, जिसकी एक बॉडी कल मनीष नाम का है
उसको कल खोज लिया गया था और आज प्रातः काल में ही SDRF और पुलिस बल के द्वारा उसे भी खोज लिया गया है। सर कहाँ के थे बच्चे? ये थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर पड़ता है, चकवा पहाड़ के पास, वहीं पे एक तालाब है, उसी में ये बच्चे पाए गए हैं। जी सर बताएंगे। ये दोनों बच्चे कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दो सगी बहनें हैं और दोनों सगी बहनों को एक एक बच्चे ज्ञात हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोरबा से है, जहां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में मोगरा की 2 छात्राओं कुमारी मान्या यादव एवं कुमारी पल्लवी यादव कक्षा 9वीं के प्रोजेक्ट का चयन निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया है। इनके प्रोजेक्ट का चयन हुआ है डॉक्टर फरहान अली तथा श्रीकांत जायसवाल आकस्मिक रूम सोया मिल्क रूम के कम के नेतृत्व में ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता 20 नवंबर को सीपेट स्याही मोड़े में आयोजित की गई थी, जिसमें सेजेस की गाइड टीचर सुश्री विशेषा वाजपेयी के मार्गदर्शन में उपरोक्त छात्रों ने मुनगा का आयुर्वेद में उपयोग विषय पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया, जिसको राज्य स्तर में प्रस्तुत करने हेतु निर्णायक मंडल द्वारा चयनित किया गया है। जूनियर वर्ग में जिला स्तरीय मोगरा स्कूल के छात्रों का प्रोजेक्ट चयनित होना है विद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि बच्चों का उनका प्रोजेक्ट चुना गया। My name is Manya Yadav and I am from class 9 from Sages Maki Monga. Theme of my project is understanding ecosystem for health and well-being, and sub-theme of my project is social and cultural practice for ecosystem and health. And हमारा एक रैली निकला था, तो हमारा मेन डेस्टिनेशन था प्राथमिक चिकित्सा जो वहाँ पर है। तो हमने वहाँ पर देखा कि डॉक्टर प्रेरणा गर्ग मैम ने एक पेशेंट को मुनगा भाजी खाने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो हमने सोचा कि इसमें है क्या, तो उनको बोल रही थी। तो हमने आके मैम से डिस्कशन की, तब जाके हमने सोचा कि इसमें प्रोजेक्ट बनाया। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन रहता है और बहुत लोग को पता भी नहीं रहता कि इसमें इतना कुछ बेनिफिट्स है। तो हमारा मेन एम यही है कि उन लोग को ये सब बताना, और ये सीजनल प्लांट होता है तो एक ही सीज़न में मिलता है, तो उसको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डिंडोरी से अगली अहम खबर, चलती कार में गैंगरेप के मामले में एक्शन हुआ है। आपको बता दें, बजाग टीआई मोहनलाल धुर्वे लाइन से अटैच किए गए हैं। तो ये बड़ा एक्शन सामने आया है। 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप हुआ था। चलती कार में गैंगरेप की घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। ऐसे में अब पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई है। एसपी संजीव सिन्हा ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की है। डिंडोरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एसपी संजीव सिन्हा ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की है। इस वक्त की अहम खबर आपको डिंडोरी से दिखा रहे। डिंडोरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। चलती कार में गैंगरेप के मामले में अब एसपी ने एक्शन लिया है, थाना प्रभारी पर एक्शन लिया है। बजाग टीआई मोहनलाल धुर्वे को लाइन से अटैच किया है, पुलिस लाइन से इनको अटैच किया गया है। तो चलती कार में गैंगरेप के मामले में अब एक्शन हुआ है। जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे थे, ऐसे में बजाग टीआई मोहनलाल धुर्वे पर कार्रवाई की गई है। उन्हें पुलिस लाइन से अटैच किया है। 16 साल की नाबालिग से हुआ था चलती कार में गैंगरेप। घटना से पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर डिंडोरी से आपको दिखा रहे हैं। एसपी संजीव सिन्हा ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रतलाम से अगली खबर है। शादी आयोजन में फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। फूड पॉइजनिंग से 50 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। ढोढर स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज जारी है। आपको बता दें, 3 गंभीर मरीजों को भेजा गया है जावरा अस्पताल। इस मौके पर जावरा एसडीएम और सीएसपी मौजूद रहे हैं। शादी आयोजन में फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। आपको बता दें, फूड पॉइजनिंग से 50 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। ढोढर सामुदायिक स्वास्थ्य में सभी मरीजों को भर्ती कराया गया। इस मौके पर एसडीएम और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शादी आयोजन में फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। तो फूड पॉइजनिंग से 50 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। ढोढर स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज जारी है। आपको बता दें, इस वक्त की
अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रतलाम से शादी आयोजन में फूड पॉइजनिंग की घटना सामने आई है। फूड पॉइजनिंग से 50 से अधिक लोग बीमार हुए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ढोडर स्वास्थ्य केंद्र में सभी का इलाज जारी है। 3 गंभीर मरीजों को जावरा के अस्पताल भेजा गया है। मौके पर जावरा एसडीएम और सीएसपी मौजूद रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहाबाद से अगली अहम खबर है। चलती पिकअप का टायर फटा है, इस दौरान बड़ी घटना होने से बची है। फतेहाबाद से भट्टू रोड पर यह हादसा हुआ है। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा बच गया है। आपको बता दें, धान की पराली लाद कर ले जा रहा था ड्राइवर। इस दौरान बड़ी घटना होने से बची है। ड्राइवर की सूझबूझ से यह बड़ा हादसा टल गया है। धान की पराली लाद कर ले जा रहा था, पिकअप पर लाद कर ये ड्राइवर ले जा रहा था। फतेहाबाद की ये खबर। चलती पिकअप का इस दौरान टायर फटा है और टायर फटने से अनियंत्रित हुई है ये पिकअप, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे। धान की पराली लाद कर पिकअप से लाद कर ये ड्राइवर जा रहा था। फतेहाबाद से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चलती पिकअप का इस दौरान टायर फट गया, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। फतेहाबाद से भट्टू रोड पर यह हादसा हुआ है। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। टायर फटने के बाद ड्राइवर ने अनियंत्रित पिकअप को साइड में लगाया है, जिससे बाकी वाहनों से टकराने से कोई और हादसा होने से बचा है। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। गोमती नगर विस्तार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक चालकों पर एक्शन लिया गया है। 15 से ज्यादा साधारण और स्पोर्ट्स बाइकों को सीज किया है। 50 से ज्यादा वाहनों का चालान भी किया गया है। आपको बता दें, स्टंट करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार लखनऊ में जारी है। बैरिकेडिंग लगाकर की गई है वाहनों की चेकिंग। जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के सामने चेकिंग की गई है। पुलिस के साथ बड़ी संख्या में आरआरएफ के जवान मौजूद रहे हैं। तो 50 से ज्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। स्टंट करने वालों के खिलाफ लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। बैरिकेडिंग लगाकर की गई है वाहनों की चेकिंग। इस दौरान कई वाहनों को सीज किया गया है, जबकि 50 से अधिक वाहनों को के चालान किए गए हैं। जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के सामने ये चेकिंग की जा रही है। पुलिस के साथ बड़ी संख्या में आरआरएफ के जवान भी मौजूद रहे। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। गोमती नगर विस्तार पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। 2 दिनों से पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक चालकों पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 15 से ज्यादा साधारण और स्पोर्ट्स बाइकों को सीज किया गया है। तो लखनऊ में जिस तरीके से एएसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की मौत के बाद लगातार पुलिस हरकत में नजर आई है और स्टंटबाजी करने वाले, तेज रफ्तार से चलने वाले, साथ ही हेलमेट का प्रयोग न करने वाले तमाम ऐसे वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 पर लगातार चेकिंग की जा रही है। पुलिस के साथ बड़ी संख्या में आरआरएफ के जवान भी मौजूद रहे। तो गोमती नगर विस्तार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक चालकों पर एक्शन लिया गया है। 15 से ज्यादा साधारण और स्पोर्ट्स बाइकें सीज की गई हैं। इस दौरान 50 से ज्यादा वाहनों का चालान भी काटा गया है। तो लगातार लखनऊ पुलिस हरकत में नजर आ रही है और लगातार स्टंटबाजों पर कार्रवाई भी की जा रही है। बैरिकेडिंग लगाकर
वाहनों की चेकिंग की गई है। गोमती नगर विस्तार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 के सामने चेकिंग की गई है। तो 15 से ज़्यादा साधारण और स्पोर्ट्स बाइकें सीज की गई हैं, जबकि 50 से ज़्यादा वाहनों के चालान किए गए हैं। तो लखनऊ पुलिस लगातार वाहनों की चेकिंग कर रही है, लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है लखनऊ पुलिस। जनेश्वर मिश्र पार्क के सामने लगातार चेकिंग चल रही है। हमारे साथ इसमें मौजूद है एडीसीपी सर। ये चेकिंग अभियान है, किस तरीके से चलाया जा रहा है और किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, ये जनेश्वर मिश्रा पार्क के आसपास कुछ शिकायतें मिलती रहती हैं कि यहाँ पर हाई स्पीड गाड़ियाँ चलती हैं और ख़ासकर नई उम्र के लड़के जो ट्रिपलिंग करते हैं और ट्रिपलिंग के अलावा तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ चलाते हैं, उसमें रोड रैश जैसी घटनाएँ बढ़ती हैं। तो आज ये अभियान का पूरा फोकस हमारा यही है कि नई उम्र के लड़के जो 3 लोग चल रहे हैं गाड़ी पे, विदाउट हेलमेट चल रहे हैं, विदाउट कागज़ चल रहे हैं, या जिनकी गाड़ी में एक पर्टिकुलर नॉइस क्राइटेरिया के ज़्यादा जो है नॉइस है, तो उनको बेसिकली हम सीज़ कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है। सर, ये पॉइंट है कि इसके अलावा भी कई अपने क्षेत्र में कई पॉइंट्स बनाए हुए चेकिंग अभियान को लेकर? देखिए, हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग चेकिंग कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे चेकिंग चल रही है। कुछ समय बाद आपको जोन में अलग अलग पॉइंट्स पे भी चेकिंग मिलेगी, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा बाइकर से वो रहता है, प्रभावित रहता है। यहाँ पे हाई स्पीड गाड़ियाँ निकलती हैं, तो अभी फ़िलहाल हमने शाम के समय इसको चिन्हित किया है। सर, हादसे के बाद क्या और तरीके से चेकिंग की जाएगी, सख्त की जाएगी? ऐसे हादसा जो हुआ तो उसके बाद? देखिए, हर जान महत्वपूर्ण है और चूँकि लॉस ऑफ लाइफ होता है तो उसका कोई कंपनसेशन नहीं हो पाता। तो उसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रिवेंट कर पाएँ लॉस ऑफ लाइफ, और जो भी इस तरह के तत्व हैं जहाँ पर जो रूल्स को फॉलो नहीं करते उनके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितनी गाड़ियाँ लगभग सीज हुई होंगी अभी, कुछ अंदाजा? जी, अभी 15 गाड़ियाँ सीज हो चुकी हैं और हम ये प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो जाएं। पहले हम वार्न कर रहे हैं लोगों को, और जहाँ पर अगर नौकरी पेशा लोग हैं जो गलती से बिना हेलमेट मान लीजिए नहीं पहन के चल रहे हैं, तो उनको हम वार्न कर रहे हैं। लेकिन नई उम्र के लड़के जो रूटीन में इस तरह का काम करते हैं, उनकी गाड़ियाँ हम सीज करेंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे। चेकिंग रूटीन चलती रहेगी कंटिन्यू सर ऐसे? हाँ जी, हमारा प्रयास रहेगा कि किसी न किसी एक पॉइंट पे हमारे जोन में चेकिंग जरूर चले। बहुत शुक्रिया सर। ये हमारे साथ है एडीसीपी सर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा। जो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भरत से DK न्यूज़ इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल पहुंचेंगे कानपुर। आपको बता दें, कानपुर देहात समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कैंट में बने मंटोरा हाउस में पहुंचेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सुनील शुक्ला के अशोकनगर स्थित आवास भी जाएंगे। तो कैंट में बने मंटोरा हाउस में भी पहुंचेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सुनील शुक्ला के आवास अशोकनगर स्थित आवास पर भी जाएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल कानपुर दौरे पर कानपुर पहुंचेंगे। कानपुर देहात समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे, कैंट में मंटोरा हाउस में पहुंचेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। सुनील शुक्ला के अशोकनगर स्थित आवास भी जाएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कल कानपुर पहुंचेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कानपुर देहात समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कैंट में बने मंटोरा हाउस में भी पहुंचेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सुनील शुक्ला के अशोकनगर स्थित आवास पर भी जाएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अगली अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। पक्का तालाब मसवानपुर में दंगल का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें 20 दिसंबर को आयोजित होगा इनामी दंगल। पहलवान स्वर्गीय प्यारे लाल की स्मृति में होगा ये दंगल कार्यक्रम। श्री कृष्ण रामलीला एवं दंगल समिति करेगी आयोजित। तो देश भर के पहलवान करेंगे प्रतियोगिता में प्रतिभाग। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पहलवान स्वर्गीय प्यारे लाल की स्मृति में ये दंगल का आयोजन किया जाएगा। श्री कृष्ण रास लीला एवं देश भर के पहलवान करेंगे प्रतियोगिता में प्रतिभाग। तो यह अहम खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। पक्का तालाब मसवानपुर में दंगल का आयोजन किया जाएगा। 20 दिसंबर को आयोजित होगा इनामी दंगल।
पहलवान स्वर्गीय प्यारेलाल के स्मृति में होगा दंगल। 20 दिसंबर को ये दंगल आयोजित किया जाएगा। तो पक्का तालाब मसवानपुर में दंगल का आयोजन किया जाएगा। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 20 दिसंबर को दंगल, इनामी दंगल का आयोजन होगा। पहलवान स्वर्गीय प्यारेलाल की स्मृति में होगा दंगल का आयोजन। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से श्री कृष्ण रासलीला एवं दंगल समिति करेगी आयोजित। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली अहम खबर। फ्लेक्स बोर्ड लगाते वक्त हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए दो कर्मी, दोनों कर्मियों की मौके पर ही मौत हुई है। हाईवे पर फ्लेक्स लगा रहे थे दोनों कर्मी। इस दौरान कांकरखेड़ा थाना क्षेत्र के हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। फ्लेक्स बोर्ड लगाने के वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए हैं दो कर्मी, दोनों कर्मियों की मौके पर ही मौत हुई है। तो कांकरखेड़ा थाना क्षेत्र के हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां दो कर्मियों की मौत हुई है। फ्लेक्स लगाने के दौरान ये हादसा हुआ है। दोनों कर्मियों की मौके पर ही मौत हुई है। करंट लगने से ये मौत हुई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दोनों कर्मियों की मौके पर ही मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे, दोनों कर्मियों की मौके पर ही मौत हुई है। मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। फ्लेक्स बोर्ड लगाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए हैं दो कर्मी और दोनों कर्मियों की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है। मेरठ से खबर आपको दिखा रहे हैं, दोनों कर्मियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। इस वक्त की अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। हाईवे पर फ्लैक्स लगा रहे थे दोनों कर्मी। इस दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दोनों की मौत हुई है। कांकरखेड़ा थाना क्षेत्र के हाईवे का है पूरा मामला। फ्लैक्स बोर्ड लगाते वक्त यह हादसा हुआ है, जिसमें दोनों कर्मियों की मौत हो गई है। दोनों कर्मी फ्लैक्स बोर्ड लगा रहे थे। इस दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। ये थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत सरधना रोड पर फ्लेक्स बोर्ड लगाते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ जाने से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल कैलाशी हॉस्पिटल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। कंकरखेड़ा पुलिस के द्वारा अग्रिम पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। तो अगली खबर महाराजगंज से है, जहां पराली जलाते समय किसान की जलकर मौत हुई है। आपको बता दें, बुजुर्ग किसान इंद्रासन की जलकर मौत हुई है। प्रशासन के सख्ती के बावजूद जलाई जा रही पराली, खेत में पराली जलाते समय किसान की जलकर मौत हुई। घटना के बाद उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। भेटोली थाना क्षेत्र के दरोली गांव की है घटना। तो प्रशासन के सख्ती के बावजूद जलाई जा रही पराली, इस दौरान पराली जलाते समय बुजुर्ग की जलकर मौत हुई है। खेत में पराली जलाते समय किसान की जलकर मौत हुई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, घटना के बाद उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो मेटोली थाना क्षेत्र के दरोली गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पराली जलाने के दौरान बुजुर्ग किसान भी उसी पराली में जलकर उसकी मौत हो गई है। बुजुर्ग किसान इंद्रासन की जलकर मौत हुई है। तो पराली जलाने के दौरान खुद बुजुर्ग भी उस पराली में जल गया है। पराली जलाते समय किसान की जलकर मौत हुई है। महाराजगंज से आपको खबर आप दिखा रहे हैं, बुजुर्ग किसान इंद्रासन की जलकर मौत हुई है। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार पराली जलाने पर रोक लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पराली लगातार जलाई जा रही है। और इस बीच पराली जलाने के दौरान घटना भी सामने आई है। पराली जलाने के दौरान बुजुर्ग, इस पराली की आग के चपेट में आने से बुजुर्ग भी जल गया है और उसकी मौत हो गई।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली अहम खबर। जेके सीमेंट फैक्ट्री के एचआर की दबंगई सामने आई है। सैलरी मांगने पर डॉक्टर के बेटे से की है मारपीट। दबंग एचआर ने नर्सिंग होम में जाकर भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। साथी के साथ अस्पताल में घुस कर की जमकर मारपीट। जेके सीमेंट फैक्ट्री में सेवाएं देता है पीड़ित डॉक्टर। इस दौरान पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस से न्याय की गुहार भी लगाई है। मामला सुमेरपुर थाने के नेहा नर्सिंग होम का बताया जा रहा है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।